अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट तौकीर आफ्ताब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कंसेप्चुअल मैथ विद तौकीर आफ्ताब। व्यूअर्स, जैसा कि हमने 9th क्लास स्टार्ट की हुई है और पहला चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं इसका, जो कि मैट्रिसेस के हवाले से है, तो उसी आइडिया को हम थोड़ा सा आगे लेकर चलते हैं। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स और साथ में उसके एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स पढ़ा था। आज हम लोगों ने डिस्कस करना है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, कि किसी भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कैसे फाइंड करते हैं। अब इस आइडिया को समझने के लिए सबसे पहले हमें इस चीज़ को समझना ज़रूरी है कि व्हाट इज़ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बेसिकली होता क्या है। पहले इसको नंबर्स के हवाले से पढ़ते हैं और उसके बाद हम इसे कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कैसे फाइंड करेंगे वो हम पढ़ेंगे। तो पहले नंबर्स की बात करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास कोई भी एक नंबर है, से कि 3 एक नंबर है, एंड वी हैव टू फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 3। हमने 3 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे। एक्चुअली मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करने का मतलब ये होता है कि हमने एक ऐसा नंबर फाइंड करना है जिसको उस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ जाए। अब नंबर्स के अंदर जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है वो 1 होती है। 1 इज़ द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती क्या है कि इस 1 को अगर किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो वही नंबर इटसेल्फ आ जाएगा। तो अब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हम लोग पढ़ रहे हैं, से कि हमारे पास एक नंबर है 3। अब इस नंबर को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास जो आंसर आए वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आए, यानी कि यह 1 आ जाए। तो यहाँ पे कौन सा नंबर होगा। ऑब्वियसली अगर हम 3 को 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे वी विल गेट 1 बिकॉज 3 विल बी कैंसल्ड। ओके, तो 3 से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास 1 एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 1/3 3 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। इसी तरह से अगर हमने 1/3 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना हो तो वो क्या होगा, वो 3 होगा। और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स अगर फ़र्ज़ कर लें a का फाइंड करना हो तो हम इसे सिंबॉलिकली शो करते हैं a रेज़ टू पावर -1, यानी a इन्वर्स भी इसको पढ़ा जाता है। ठीक है, a रेज़ टू पावर -1। अगर हम इन दो नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, अगर यहाँ पे मैं मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा दूँ तो इसकी पावर नेगेटिव है, -1 है, तो दोनों की पावर्स आपस में ऐड होती हैं। वो लॉ ऑफ एक्सपोनेंशियल आप लोग 8th क्लास में भी पढ़ चुके हैं। तो आंसर क्या आएगा, हमारे पास 1 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसी आइडिया को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और मैट्रिसेस के हवाले से हम देखते हैं कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कैसे फाइंड करेंगे। जैसा कि व्यूअर्स आप लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस में हमने पढ़ा था कि वो जो सिंपल मल्टीप्लिकेशन होती है नंबर्स की, उससे थोड़ा सा डिफरेंट था कि हम रोज़ को कॉलम्स के साथ एडजस्ट कर रहे थे और वो सारा प्रोसेस जो आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो 1.4 एक्सरसाइज जो प्रीवियस एक्सरसाइज है इसकी, वो इसके बारे में थी, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस के बारे में। आप अगर चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है तो आप उसको इन डिटेल देख सकते हैं। बहरहाल, तो आगे चलते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा डिफरेंट थी एक नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन से, इसी तरह से जो एक नॉर्मल नंबर का अगर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना हो तो हम उसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं, उसको उल्टा देते हैं। ठीक है ना, उसका रेसिप्रोकल लेंगे तो वो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो जाएगा। और उसे शो कैसे करते हैं, a रेज़ टू पावर -1। अब फ़र्ज़ कीजिए अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है A इज़ अ मैट्रिक्स, या कोई सी मैट्रिक्स है, और अगर हमने इसका इन्वर्स फाइंड करना है तो उसके इन्वर्स को हम शो करेंगे सेम उसी तरह से जैसे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स शो होता है। a का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या था, a रेज़ टू पावर -1। अब अगर एक मैट्रिक्स है a तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को हम कैसे शो करेंगे, कैपिटल A रेज़ टू पावर -1। और ये होगा किसके इक्वल, एक प्रोसेस है इसको फाइंड करने का। वो प्रोसेस क्या है, वो ये है कि 1/a डिटर्मिनेंट जो आपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है, 1.5 का पार्ट 1 जो बना हुआ है, आप लोगों ने देखी होगी वो वीडियो, तो उसमें a डिटर्मिनेंट हमने फाइंड करना सीखा था। 1/a डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बाय a एडजॉइंट। अब a एडजॉइंट भी आप लोग प्रीवियस लेक्चर के अंदर पढ़ चुके हैं कि व्हाट इज़ a एडजॉइंट। तो a इन्वर्स का फार्मूला क्या होगा, वो ये फार्मूला होगा 1/a डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बाय
ए एडजॉइंट। ए एडजॉइंट एक मैट्रिक्स होती है और डिटर्मिनेंट क्या होता है, ये एक नंबर होता है जो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और साथ में ज़ीरो हो सकता है। अब आप लोगों के जहन में एक सवाल आ रहा होगा कि अगर कोई मैट्रिक्स सिंगुलर है तो उसका डिटर्मिनेंट तो ज़ीरो होता है। अगर कोई मैट्रिक्स सिंगुलर हो, हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, अगर कोई मैट्रिक्स सिंगुलर है तो उसका डिटर्मिनेंट क्या होता है, ज़ीरो के इक्वल होता है। अब अगर डिटर्मिनेंट ज़ीरो हो जाए तो यहाँ पर हमारे पास जो नंबर आएगा 1 डिवाइडेड बाय ज़ीरो। अगर आप कैलकुलेटर से जवाब मांगें 1 डिवाइडेड बाय ज़ीरो तो कैलकुलेटर लाजवाब हो जाता है कि उसके पास कोई जवाब नहीं इस चीज़ का। ये एक तरह से मैथ एरर है। बड़ी क्लासेस में जाकर आप इसको पढ़ेंगे। इन्फिनिटी, वो एक इन्फिनिटी एक अलहदा से एक टॉपिक है, सेकंड ईयर के अंदर मौजूद है, तो वो उसमें जाकर हम लोग पढ़ेंगे। बहरहाल फ़िलहाल आपने इसको ये जहन में रखना है कि 1 डिवाइडेड बाय ज़ीरो मीन्स अनडिफाइंड वैल्यू, एक ऐसी वैल्यू जिसे हम डिफ़ाइन ही नहीं कर सकते, हम उसके बारे में कुछ नहीं जानते। 9th स्टैंडर्ड तक 1 डिवाइडेड बाय ज़ीरो इज़ नथिंग, कुछ भी नहीं है, हम नहीं जानते उसके बारे में कि वो क्या चीज़ है, तो हम उसको इग्नोर करेंगे। अब अगर उसे इग्नोर कर रहे हैं हम, अगर एक वैल्यू इग्नोर हो रही है, इट मीन्स दैट देयर इज़ सम प्रॉब्लम। तो क्या होगा, हम फिर ये कहते हैं कि अगर कोई मैट्रिक्स सिंगुलर है, इट मीन्स दैट इफ़ द डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स इज़ ज़ीरो, ओके, अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ज़ीरो हो, यानी वो मैट्रिक्स अगर सिंगुलर हो, तो उसका इन्वर्स जो है वो पॉसिबल नहीं है। रीज़न इसकी क्या है, क्योंकि 1 डिवाइडेड बाय ज़ीरो इज़ नथिंग, ये कुछ नहीं है, ये मतलब एक तरह से इनफिनाइट वैल्यू, हम इसको इमेजिन नहीं कर सकते, ये दिस इज़ बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन, ठीक है ना, ये हम इसको कंसिडर कर ही नहीं सकते, हम समझ ही नहीं सकते इस चीज़ को। तो फिर इसलिए हम इसको क्या कहेंगे कि ये पॉसिबल नहीं है भाई, इसे हम नहीं सॉल्व कर सकते। तो अगर भी किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ज़ीरो हो, इट मीन्स वो मैट्रिक्स अगर सिंगुलर है तो उसका इन्वर्स पॉसिबल नहीं होता, बिकॉज 1 डिवाइडेड बाय ज़ीरो इज़ इन्फिनिटी, अनडिफाइंड, बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन, सो वी कैन नॉट फाइंड ए इन्वर्स इफ़ द डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स इज़ ज़ीरो। आई थिंक आपको ये फार्मूला क्लियर हो गया होगा। और ए एडजॉइंट कैसे फाइंड करते हैं ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो ये तो हो गया फार्मूला, और हम फाइंड कैसे करते हैं और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता क्या है। इसके साथ साथ एक और छोटी सी बात मैं आपको बताता चलूँ। जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया कि अगर किसी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हम फाइंड करते हैं और उसको अगर नंबर्स इटसेल्फ से मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, यानी 1 होता है। इसी तरह से मैट्रिसेस के अंदर अगर कोई मैट्रिक्स ये है और हम उसे मल्टीप्लाई करते हैं उसके इन्वर्स से, ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, आंसर विल बी इक्वल टू मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है, वही जो आपने पढ़ी थी 1 0 0 1, ठीक है ना, जिसे हम यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं, उसे हम शो करते हैं आई से। तो इसका मतलब A मल्टीप्लाई बाय A इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी। अब इस आइडेंटिटी का ऑर्डर क्या होगा, ये मैटर करता है कि हमारे पास जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या होगा। ओके, अब हम इसके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। क्वेश्चंस ऑलरेडी मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, इसके टोटल जो है 4 पार्ट्स हैं और मैंने इसके 3 पार्ट्स लिखे हैं। इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो आपने खुद से ट्राई करना है, अगर ना हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसका इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो एक बना दूंगा उसकी। तो आइए क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, पहले 2 क्वेश्चंस हम इसके कर चुके। क्वेश्चन नंबर 3 है, बी हमें एक मैट्रिक्स दी गई है और कहा गया है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इफ़ पॉसिबल। इफ़ पॉसिबल का वर्ड इसलिए लिखा गया है कि अगर हमारे पास इसका डिटर्मिनेंट 0 आ जाता है तो इसका फिर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो पॉसिबल नहीं होगा। पढ़ा ना अभी हमने, अगर डिटर्मिनेंट 0 हो जाए तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड हम नहीं कर सकते, पॉसिबल नहीं रहता। तो बहरहाल अब देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, जब भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना हो तो हम उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। तो इधर b का डिटर्मिनेंट फाइंड करें, ये आ जाएगा 1 2 -3 -5, और डिटर्मिनेंट के लिए ये वर्टिकल हमें लाइंस लगानी पड़ती हैं। अब इसे सॉल्व करें, पहले प्रिंसिपल डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 × -5 विल गिव अस -5। नेक्स्ट नेगेटिव साइन हम अपनी तरफ से लिखेंगे जो कि फार्मूले का हिस्सा होता है, नेगेटिव साइन। उसके बाद हम सेकेंडरी डायगोनल को मल्टीप्लाई करते हैं, -3 + 2 से मल्टीप्लाई होगा, वी विल गेट -6। टोटल क्या बनेगा, -5
minus into minus will give us positive sign and we will get 6. Now minus 5 plus 6 will give us plus 1 is not equal to 0. So inverse exist या possible, दोनों वर्ड्स हम इसके लिए लिख सकते हैं. इसके बाद अब B इनवर्स होगा किसके इक्वल? ये होगा 1 ओवर B डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बाय B एडजॉइंट. अब इसे सॉल्व करना है. अब इनवर्स की अपना डिटर्मिनेंट किसके इक्वल था? 1 के इक्वल. तो हम लिखेंगे 1 डिवाइड बाय 1. 1 डिवाइड बाय 1 का मतलब क्या होता है कि ये 1 ही है. बहरहाल फिर एडजॉइंट कैसे फाइंड करते हैं ये भी हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं. एक्सरसाइज 1.5 पार्ट 1 उसके अंदर हम पढ़ चुके हैं कि एडजॉइंट कैसे फाइंड होता है. तो एडजॉइंट क्या होता है? जो प्रिंसिपल डायगोनल है इसके एलिमेंट्स को हम आपस में इंटरचेंज कर देते हैं. इस 1 की जगह क्या लिखेंगे हम? वी विल राइट इंस्टेड ऑफ 1 वी विल राइट हेयर -5 एंड इंस्टेड ऑफ -5 वी विल राइट हेयर +1. नेक्स्ट जो सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट्स हैं इनका साइन चेंज करेंगे. वी विल चेंज द साइन ऑफ सेकेंडरी डायगोनल एलिमेंट्स. दैट इज वी हैव +2 here, so we will write it -2. We have -3 here and we will write here +3. अब 1 ओवर 1 का मैंने आपको बताया कि इसका मतलब 1 हो गया. तो 1 इंटू समथिंग वही समथिंग ही आएगा. अब अगर 1 को आप ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन होगी. जब हम 1 को इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? यही मैट्रिक्स इटसेल्फ आ जाएगी. तो ये आ जाएगा -5 -2 3 एंड 1 और ये हमारा आंसर है. नेक्स्ट देखिए C. इसके अंदर भी हमें एक मैट्रिक्स दी गई है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड C डिटर्मिनेंट विच इज इक्वल टू -2 6 3 -9. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल मल्टीप्लाई principal diagonal. We have -2 and -9, so we will multiply these two quantities and we will get 18. Next we will write here negative sign and 6 will be multiplied by 3. These two elements are the elements of secondary diagonal. 6 into 3 we will get 18. Now plus 18 minus 18 will give us 0. Now this matrix is singular because its determinant is equal to 0. So this matrix is said to be singular matrix. और हम ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि अगर कोई सिंगुलर मैट्रिक्स हो तो उसका डिटर्मिनेंट मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स पॉसिबल नहीं होता. तो लिहाजा जो C मैट्रिक्स है इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स पॉसिबल नहीं है. तो हम क्या लिखेंगे? हम जस्ट इन्वर्स भी अगर लिख दें तो वो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ही कंसिडर होता है. ठीक है. So its multiplicative inverse is not possible या exist भी लिख सकते हैं. तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया. नेक्स्ट देखिए D पार्ट, इसका फोर्थ पार्ट है. इसमें भी फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे? डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे. 1/2 3/4 1 and 2. अब प्रिंसिपल डायगोनल को मल्टीप्लाई करें. 1 over 2 into 2 minus 1 into 3/4. This 2 will be cancelled and we will get 1 minus 3/4. इसका एलसीएम ले लें. 4 will be the LCM and we will get 4 minus 3. तो क्या बनेगा? 4 minus 3 1 होता है. 1/4. This is determinant. Not equal to 0. तो हम लिखेंगे so its multiplicative inverse is possible. यहाँ पे वो लाइन आपने लिखनी है. ओके. नेक्स्ट अब D इनवर्स किसके इक्वल होगा? D इनवर्स विल बी इक्वल टू 1 ओवर D डिटर्मिनेंट इनटू D एडजॉइंट. D डिटर्मिनेंट क्या आया है? 1/4. तो ये होगा 1 डिवाइडेड बाय 1/4. और D एडजॉइंट किसके इक्वल होगा? हम प्रिंसिपल डायगोनल की जगह चेंज करेंगे. 2 आ जाएगा इधर और 1/2 इधर. 3/4 क्या हो जाएगा? -3/4 और 1 क्या हो जाएगा? -1. अब ये लिखा हुआ है 1 डिवाइडेड बाय 1/4. इसका मतलब ये है कि 1 डिवीजन साइन और 1/4. जब डिवीजन साइन को हम कन्वर्ट करते हैं मल्टीप्लिकेशन में तो क्या करते हैं? इसके साथ वाली चीज़ का रेसिप्रोकल हो जाता है, यानी ये हो जाएगा 4. दैट इज़ 1 into 4. 1 into 4 क्या होगा? 4 होगा. तो हम इधर लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई बाय 2 -3/4 -1 1/2.
नाउ दिस 4 विल बी मल्टीप्लाई बाय दिस मैट्रिक्स। और ये मल्टीप्लिकेशन किस टाइप की है, इस मल्टीप्लिकेशन का मैंने एक नाम बताया था, वो नाम है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। और स्केलर मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है कि वो नंबर जो है जो बाहर लिखा हुआ होता है, दैट नंबर विल मल्टीप्लाई बाय ईच एंड एवरी एंट्री ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। तो ये 4 हर एंट्री से मल्टीप्लाई होगा, दैट इज 2 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 3 बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 4 1 by 2 multiplied by 4. Now this 4 will be cancelled, and from here 2 2s are 4, and we will get 4 2s are 8 minus 3 minus 4. From here we will get 2. तो ये आपका आंसर आ गया। ओके, मेरा ख्याल है कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी आपको समझ आ गया होगा। तो व्यूअर्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। इंशाअल्लाह मैं आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था कि मैं कोशिश कर रहा हूं कि लेक्चर ज़्यादा लेंथी ना हो, ताकि आप लोगों को भी देखते हुए कोई बोरियत ना हो। ज़ाहिर है मैं मैथमेटिक्स पढ़ाते हुए को गाने तो नहीं सुना सकता ना आप लोगों को, तो मैंने पढ़ाना ही है मैथमेटिक्स को, तो इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि छोटे लेक्चर्स हों, बेशक ज़्यादा हो जाएं लेकिन छोटे हों, और ताकि आप लोग उसको अच्छी तरह से मेमोराइज़ भी कर सकें और याद भी रख सकें, और वो आपके कुछ काम भी आ सकें। तो इंशाल्लाह इसकी कुछ एप्लीकेशन है एक आध, वो फिर इंशाल्लाह अगले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 4 और ऑनवर्ड जो मेरे आई थिंक 2 क्वेश्चन इसके और रहते हैं, तो वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, अपने दोस्तों को भी बताएं कि 9th के बाद हम लोग इंशाल्लाह 10th क्लास, फिर फर्स्ट ईयर और फिर सेकंड ईयर इंशाल्लाह उसको भी इसी तरह कंसेप्चुअली पढ़ेंगे। अच्छा व्यूअर्स, एक और बात भी मैं आप लोगों से करना चाह रहा हूँ कि मेरा प्लान ये था कि मैं 2-2 3-3 लेक्चर्स एक दिन में अपलोड करूँगा, ताकि जल्द अज जल्द हम लोग फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर तक पहुँच जाएँ। लेकिन आजकल मौसम आप लोग देख रहे हैं, काफ़ी गर्मी होती है और मुझे भी अच्छा खासा पसीना आया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। तो मौसम कुछ ठीक हो जाए तो इंशाल्लाह फिर मैं 2-2 3-3 लेक्चर्स एक दिन में अपलोड करूँगा। तो इंशाल्लाह हम 10th क्लास, उसके बाद फिर फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर उसको इंशाल्लाह क्लियर करेंगे। अभी मैं 10th क्लास के लेक्चर साथ इसलिए नहीं अपलोड कर रहा या नहीं बना रहा उनकी वीडियोस, क्योंकि 10th क्लास के अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जो कि ऑलरेडी 9th क्लास में आप लोग पढ़ चुके होते हैं। तो अब 10th क्लास का अगर वो चीज़ से कि फैक्टराइजेशन है, आप लोगों ने पढ़ना है यहाँ पर 5th चैप्टर के अंदर, तो अगर वो फैक्टराइजेशन की बेस आपको नहीं आती होगी तो 10th क्लास के अंदर मुझे वो फैक्टराइजेशन दोबारा से उसको इन डिटेल पढ़ाना पड़ेगा। तो इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जब 10th क्लास का मैं वो लेक्चर पढ़ाऊँगा फैक्टराइजेशन का, तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको 9th क्लास की फैक्टराइजेशन डाल दूँगा, ताकि आप उधर से कुछ थोड़ा सा जो है वो देख कर उसको मज़ीद समझ सकें। तो व्यूअर्स, ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।